मनोविज्ञान के अनुसार बच्चा जन्म से ही सीखने लगता है। संसार में विभिन्न प्रकार की प्रजातियां हैं जो मनुष्य को उसकी क्षमताओं के आधार पर समय समय पर कुछ न कुछ सिखाती है। प्रकृति मनुष्य की सबसे अत्यंत एवं महत्वपूर्ण प्रशिक्षक मानी जाती है। मनुष्य के जीवन में यह एक ऐसी पाठशाला या फिर यूं कहें कि घर है जो उसे स्वयं सभी प्रकार की शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रेरित करती है। क्या मौजूदा शिक्षण संस्थान या प्रशिक्षक छात्रों के लिए इस प्रकार की वांछनीय स्थिति का सामना करने के लिए तैयार है? चलिए जानते हैं एक ऐसे प्रशिक्षक के अनुभव की कहानी जिसने हमारी शिक्षा व्यवस्था पर सवालिया निशान लगाए हैं कि कैसे हमारी वर्तमान शिक्षा व्यवस्था बच्चों की नैसर्गिक सोचने समझने की क्षमताओं को कुचल रही है। 15 साल पहले जब एक शिक्षक श्रीपति रेड्डी ने अपने करियर की शुरुआत की, सबसे पहली क्लास लेते हुए समय और कार्य विषय पर अपने विद्यार्थियों को पाठ पढ़ाया, तब शायद उन्होंने भी नहीं सोचा होगा कि ये पहली क्लास उनके सामने इतना बड़ा प्रश्न रख देगी। कक्षा में कुल 30 बच्चे थे और देखने पर ऐसा प्रतीत हो रहा था कि सभी बच्चे शिक्षक की कही हर बात बड़े ही ध्यान से सुन रहे हों। जब शिक्षक ने पाठ खत्म कर सभी विद्यार्थियों से पाठ समझ में आने का सवाल किया, तब सभी विद्यार्थियों ने हाँ में जवाब दिया। परंतु शिक्षक को बहुत आश्चर्य हुआ कि ऐसे कैसे सभी बच्चों को एक ही बार में पाठ समझ में आ सकता है। उन्होंने फिर से वही सवाल किया। इस बार भी बच्चों से बिल्कुल वही जवाब मिला। इस बार शिक्षक ने एक विद्यार्थी से सवाल किया कि क्या उसे पाठ समझ में आया, यदि नहीं तो वे उसे फिर से समझा सकते हैं। तब उस बच्चे ने बेझिझक होकर कहा कि हाँ, मुझे पाठ समझ में नहीं आया। और इसी तरह उन्होंने सभी बच्चों से अलग अलग पूछना शुरू किया और बच्चों के जवाब सुनकर उन्हें काफी आश्चर्य हुआ और चिंता भी। कक्षा के अधिकांश बच्चों को पाठ समझ में नहीं आने की वजह से शिक्षक ने बड़े ही आसान शब्दों में एक बार फिर से पाठ को समझाया, परंतु ये क्या, इस बार भी कुछ बच्चों को समझ में नहीं आया। उन्होंने आत्मविवेचन किया कि आखिर ऐसा क्या कारण है कि बच्चों को पाठ समझ में नहीं आ रहा है। विद्यार्थियों को समय और कार्य विषय को समझ में नहीं पाने के कारणों को जांचने के लिए शिक्षक और भी प्रोत्साहित हो गए। शोध में उन्होंने पाया कि सभी बच्चों की योग्यता का स्तर भिन्न भिन्न होने के कारण उन्हें एक ही तरीके से पढ़ाया जाना न्यायोचित नहीं है, क्योंकि अधिकतर बच्चों को फ्रैक्शन और एलसीएम का भी ज्ञान नहीं है। इसके पीछे के कारणों को जानने के लिए शिक्षक और भी ज्यादा प्रेरित हो गए और उन्होंने इस ओर अपना पहला कदम बढ़ाया। शिक्षक के विचार से अमूमन कक्षाओं में अध्यापक अपनी सोच और ज्ञान को बिना विद्यार्थियों की दिलचस्पी और क्षमता जाने बिना उन पर थोप देते हैं, जो सही नहीं है। शिक्षकों को चाहिए कि वे बच्चों की क्षमताओं और रुचि के अनुसार उन्हें शिक्षा दें, ताकि बच्चे शिक्षा को न केवल औपचारिक रूप से बल्कि उसे दिलचस्पी से सीखें भी। महान विद्वान चाणक्य ने कहा था कि बच्चों को सिर्फ प्यार से समझाकर सिखाना चाहिए, उन्हें ज्यादा से ज्यादा ज्ञान देने की कोशिश करना चाहिए। बाद में ये बात कई वैज्ञानिकों ने अपनी रिसर्च में भी साबित की है कि बच्चों को जो भी सिखाया जाए वो हमेशा याद रहता है। विचार करने योग्य बात यह है कि कैसे एक शिक्षक इन विभिन्न योग्यता व क्षमता वाले विद्यार्थियों को सही तरीके से शिक्षा दे सके। शिक्षा की दुनिया में यूं कितने ही प्रयोग हो रहे हों, अनौपचारिक और गैर परंपरागत तरीके से पढ़ाई की वकालत की जा रही हो, लेकिन औपचारिक शिक्षा अभी भी अपनी जगह पर ज्यों की त्यों है। स्कूली शिक्षा किसी बच्चे के जीवन की नींव होती है। अगर नींव सही डाली गई तो इमारत मजबूत और बुलंद होगी। बचपन की शुरुआत यानी बच्चे की जिंदगी की बेहद कोमल अवस्था। स्वतंत्रता के बाद हमारी साक्षरता दर तथा शिक्षा संस्थाओं की संख्या में निसंदेह वृद्धि हुई है, परंतु अब भी 40% से अधिक जनसंख्या निरक्षर है। दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि स्वतंत्रता के बाद विश्वविद्यालयों में उच्च शिक्षा व प्राविधिक शिक्षा का स्तर तो बढ़ा है, परंतु प्राथमिक शिक्षा का आधार दुर्बल होता चला गया।
प्रथम की एक रिपोर्ट असर के अनुसार 8वीं कक्षा के लगभग 44% विद्यार्थी ही साधारण सा एक अंक विभाजन कर पाते हैं और मात्र 50% विद्यार्थी ही तीसरी कक्षा की पाठ्यपुस्तक का पठन कर सकते हैं। In 2005, 93.4% of 6 to 14-year-olds were already enrolled in school. This proportion reached 96% in 2009 and has inched up to 96.7% in 2014. The proportion of 7 to 10-year-olds in school was already 95% in 2005. It moved up to 97.4% in 2007 and now is at 98%. There were 91.1% children in the 11 to 14 age group enrolled in school in 2005. This number has been 95% for over 10 years. As enrollment patterns changed in a big way, what happened to learning levels? The proportion of Standard 5 children in government schools who can at least read a Standard 2 text remained unchanged at around 50% till 2010. It then began to decline and hit a low of 41.1% in 2013. However, there seems to be a marginal improvement to 42.2% in 2014. In contrast, the same proportion among private school children was 60.8% in 2006, 64.2% in 2010, and stands at 62.5% in 2014. This means the gap in reading level between government and private schools has increased from 9.4 percentage points to 20.3 percentage points. India's children are getting increasingly worse at basic math, but here too, the gap between government and private schools is growing. The proportion of children in Standard 2 who cannot recognize even the numbers 1 to 9 has doubled to 25% in government schools. This remains lower for children in private schools. ऐसे बच्चे विभिन्न तरह के व्यावसायिक पाठ्यक्रम की डिग्रियां तो ले लेते हैं, परंतु उनके रोजगार कौशल व योग्यता का स्तर काफी नीचे होता है, जिसके कारण वे वास्तविक जीवन में आने वाली स्थितियों के लिए तैयार नहीं रहते हैं। ये स्थितियां उनके जीवन की गुणवत्ता के अलावा परिवार, समाज एवं राष्ट्र निर्माण को भी प्रभावित करते हैं। आज शिक्षा के क्षेत्र में हो रहे उतार चढ़ाव एक विशेष गंभीर विषय है और हमें चाहिए कि इस दिशा में एक अलग सोच के साथ ही उचित कदम भी उठाए जाने चाहिए। आज शिक्षा के माध्यम से छात्रों के जीवन की गुणवत्ता एवं कक्षाओं में उनके प्रदर्शन के संबंध को समझने की आवश्यकता है, क्योंकि देश के 1.2 बिलियन नागरिकों की जीवन की गुणवत्ता पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। संपूर्ण विश्व भारत को एक तेजी से विकसित हो रही अर्थव्यवस्था के रूप में देख रहा है। विश्व के नेता जैसे IMF प्रमुख, अमेरिकी राष्ट्रपति व ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत एवं उसके 1.2 बिलियन नागरिकों का भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि वो किस तरह से बड़े पैमाने पर अपनी मानव पूंजी का विकास करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की शिक्षा पर विशेष बल देते हुए क्वालिटी एजुकेशन को बढ़ावा देने की बात की। उन्होंने कहा कि शिक्षकों से युवाओं को वैश्विक स्तर पर चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करना चाहिए। साक्षरता अभियान से अब अच्छी शिक्षा ये हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। अब तक हिसाब किताब आउटले का होता था, अब हमें आउटकम पर ही फोकस करना पड़ेगा। अब तक स्कूल में कितने आए उस पर बल था, पर अब स्कूल जाने से ज्यादा सीखने की ओर हमें बल देना होगा। जो बच्चे स्कूल में पहुंचे हैं उनको अच्छी शिक्षा, योग्य शिक्षा, इसी पर हमें ध्यान केंद्रित करना होगा। शिक्षा का स्तर उठाने के लिए हम सभी को कठोर कदम उठाना होगा। सभी लोगों को अनुशासित रहते हुए छात्र छात्राओं में अनुशासन कायम करना होगा। Ignites the mind. The vision in front of me, the India should become a developed nation, economically developed, prosperous, happy, safe nation. Okay, that not only me, the whole youth of the nation is 54% of our population. They want to live in a happy, prosperous, safe India. How to energize, how to ignite the minds of the people, and it has happened, it will happen. The confidence that we can do it. I can do it individual.
then society feel I can do it, then nation feels I can do it. We have 300 universities. There are very good universities also. But when the 3 million graduates come out of 300 universities, they should be trained that as a employment generators, Yes. rather than employment seekers. Education and with value system is value system very important. Whatever we do, a nation where education, the value system is not denied to any meritorious candidate because of societal or economic discrimination. This is very important. The one is economy. Yes. The another is the strength, national strength. This both combination brought the nation to the progressive path. Leader must have a clear vision. Vision for the nation, vision for science, vision for industry, vision for social upliftment, a vision. Next one, leader must know how to manage success or failure. Because always you have to face through the problem, national problem, there will be a success and failure. डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के अनुसार तेजस्वी युवा संपूर्ण ब्रह्मांड का एक शक्तिशाली संसाधन है। तो अब वक्त आ गया है कि शिक्षा के क्षेत्र में कुछ बदलाव लाए और भारत को न सिर्फ सशक्त देश बल्कि एक खुशहाल देश के रूप में संपूर्ण विश्व के सामने रखा जाए। छात्रों को तेजस्वी कैसे बना सकते हैं? क्या वर्तमान शिक्षण संस्थान युवाओं को तेजस्वी बना सकते हैं? क्या छात्र स्कूलों में अपनी नैसर्गिक क्षमताओं का परिपोषण कर सकते हैं? क्या शिक्षकों को शिक्षा क्षेत्र में कुछ नया कर गुजरने के अवसर हैं कि वे छात्रों को व्यक्तिगत रूप से शिक्षित कर सके? क्या छात्रों को उनके ज्ञान और सोच की अभिव्यक्ति की आज्ञा है? क्या छात्र स्वयं से अपनी रुचि के अनुसार कुछ नया सीख सकते हैं? एक बड़ा प्रश्न है कि कैसे शिक्षा के क्षेत्र की इन चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। वंदे मातरम फाउंडेशन का मानना है कि उनके पास इन समस्याओं का समाधान है एक बदलाव, और यह बदलाव है छात्र केंद्रित शिक्षा। पिछले एक दशक से वंदे मातरम फाउंडेशन तेलंगाना राज्य के वारंगल व महबूबनगर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यालयों में नैतिक शिक्षा एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत है। वे शिक्षक जिनका जिक्र व अनुभव हमने इस कहानी की शुरुआत में किया, उपाध्यक्ष के पद पर वंदे मातरम फाउंडेशन से जुड़े। 15 वर्ष तक सफलतापूर्वक अपने विद्यालय का कार्यभार संभालने के पश्चात ग्रामीण शिक्षा प्रणाली के सुधार में अपना योगदान देना ही उनका एकमात्र उद्देश्य रहा है। उन्होंने अपने 15 वर्ष के शिक्षक करियर में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा एवं व्यक्तिगत छात्र केंद्रित शिक्षण प्रणाली पर काफी शोध किया ताकि उनके सिद्धांतों को सरकारी विद्यालयों में लागू किया जा सके। छात्र केंद्रित शिक्षा को अमल में लाने के लिए सीखने की अवधारणाओं, शिक्षण पद्धति, छात्र केंद्रित अधिगम की एकमत सहमति की आवश्यकता है। महात्मा गांधी जी कल నెరవేరాలంటే సావిత్రిబాయి తల్లి త్యాగానికి సార్థకత చేకూరాలంటే జ్యోతిరావు బాబు పూలే త్యాగం నెరవేర్చాలంటే ప్రభుత్వ పాఠశాల చదువుకున్నటువంటి సగటు పేద బిడ్డకి సమున్నతమైనటువంటి విద్యావకాశాలు కల్పించగలిగితే ప్రభుత్వం కలలు కంటున్నటువంటి బంగారు తెలంగాణ సుసాధ్యం కాగలుగుతుంది। ప్రభుత్వ బడుల పునాదుల మీదనే బంగారు తెలంగాణ నిర్మాణం కావాలనేది వందే మాతరం ఫౌండేషన్ యొక్క సంకల్పం। युवाओं को तेजस्वी बनाने के लिए हमें विद्यार्थियों को उनकी क्षमताओं के अनुसार सीखने पर बल देना चाहिए, और ऐसा केवल छात्र केंद्रित शिक्षा के माध्यम से ही संभव है। शिक्षा का अर्थ केवल डिग्री प्राप्त करना नहीं, बल्कि कुछ सीखना है, क्योंकि सीखना ही जीवन पर्यंत लाभकारी है। तो क्या हमारे शिक्षक तैयार हैं उनके छात्रों को ऐसी शिक्षा देने के लिए? युवाओं को तेजस्वी बनाने के लिए हमें विद्यार्थियों के सीखने पर जोर देना होगा, अतः यह केवल छात्र केंद्रित शिक्षा के माध्यम से ही संभव है। शिक्षा केवल औपचारिक या डिग्री हासिल करने के लिए नहीं होनी चाहिए, बल्कि सीखने के लिए होनी चाहिए। ऐसी शिक्षा बच्चों को जीवन पर्यंत लाभ देती है। छात्र केंद्रित शिक्षा, विद्यार्थियों के सीखने पर जोर, विद्यार्थियों को सीखने और रोजगार के लिए शिक्षित करना, अध्यापकों को अध्यापन से परे रख
विद्यार्थियों को सिखाने की सुविधा देनी चाहिए। विद्यार्थियों को अपने सहपाठियों से अपना ज्ञान बांटते हुए कुछ नया सीखना चाहिए। छात्र केंद्रित शिक्षा के मुख्य उद्देश्य निरंतर सीखना, तार्किक विचारक, नवीन आविष्कारों में उपलब्धि हासिल करने के सपने देखने इत्यादि, समस्या निवारक, काम या तो अकेले या टीम में, अध्यापक, अच्छा संदेशवाहक, नागरिक भावना के साथ सबसे अच्छा नागरिक, काम और जीवन में खुश। बच्चा स्कूल आने के पहले अपनी नैसर्गिक क्षमताओं के आधार पर और अपने आसपास हो रही घटनाओं को लेकर काफी कुछ सीखता है और यही कारण है कि हमें उसे स्कूल में एक ऐसा वातावरण देना है जिससे कि उसकी नैसर्गिक क्षमताएं जिंदा रह सके। ฉันกับลูกและสับปะรดฉันไม่ได้เรียนหนังสือไม่รู้ว่าต้องพูดต้องสอนแบบไหนฉันรู้แค่ว่าต้องทำให้ดูให้เขาเห็นเป็นตัวอย่างเป็นไงล่ะ อร่อยกว่าไอติมอีกใช่ไหม จ้าแม่ น่าทำขายนะแม่เนาะ ไอติมสับปะรดนะคะไอติมสับปะรดนะคะไอติมสับปะรดนะคะไอติมสับปะรดนะคะ แม่ ทำไมไม่มีใครซื้อเลยอ่ะ งั้นลองไปดูที่ตลาดว่าเขาขายกันยังไง พริกไหมจ้ากล่องละ5 3กล่อง10จ้า หมูปิ้งจอมทัพหมูปิ้งอร่อยครับหมูปิ้งจอมทัพจ้า พริกกล่องละ5นะคะ3กล่อง10จ้า สับปะรดไหมคะสับปะรดทีละอะไรคะไม้ละ5 บาทค่ะ3ไม้10 บาทนะคะสับปะรดไหมคะ इस वीडियो में हमने देखा कि वह लड़की ने पाइनएप्पल की आइसक्रीम को बनाना और बेचना स्वयं सीख लिया। वह बाजार गई और पर्यवेक्षण की कि लोग चीजें कैसे बेच रहे हैं। इस पर्यवेक्षण के साथ उसने स्वयं बेचना सीख लिया। इससे हमें पता चलता है बच्चे कैसे सीखते हैं। วันข้างหน้าถ้าไม่มีฉันเขาจะยืนได้ด้วยตัวเขาเอง जैसे कि आपने देखा कि इन अवधारणाओं के चलते हमारे सामने कुछ प्रश्न भी आए कि क्या छात्र स्वयं से कुछ सीख सकते हैं? क्या छात्रों का सीखना पारंपरिक शिक्षण प्रणाली के मुकाबले ज्यादा प्रभावशाली है? चलिए जानते हैं कि सीखना क्या होता है, ये कैसे होता है और ये क्यों होता है। प्रकृति सभी जीवों को जन्म से ही कुछ न कुछ सिखाना आरंभ कर देती है। उदाहरण के रूप में मछली का पानी में तैरना। मछलियों का विकास तैरने के अभ्यास के साथ ही होता है। मछलियां जैसे ही अंडकोश से बाहर आती हैं, वे तैरने लगती हैं। हालांकि शुरुआत में वे पानी के पास तैरती हैं, मगर बाद में वे अभ्यास होने के पश्चात समुद्र में भी तैर सकती हैं। हर मछली की अपनी एक अलग क्षमता होती है। जैसे डॉल्फिन मनुष्यों के साथ खेलती है, तो रावस मछली पानी की सतह पर तैर सकती है।
पक्षियों के अंडे से बाहर आना तथा उड़ने के लिए पंखों के मजबूत होने तक अपनी मां के द्वारा भरण पोषण प्राकृतिक क्रिया है। तत्पश्चात चलना, छोटी छोटी उड़ान भरना और अंत में एक लंबी उड़ान सीखना, यह सब अभ्यास की ही प्रक्रियाएं हैं जो नैसर्गिक रूप से पक्षियों में समाहित होती हैं। मनुष्य में अन्य प्राणियों की अपेक्षा जटिल से जटिल चीजों को सीखने की क्षमता होती है। शिशुओं को मां के स्पर्श का एहसास और स्तनपान, ये सभी चीजें प्रकृति इन्हें सिखाती है। बच्चे वस्तुओं को छूकर तथा आवाजों को पहचान कर सीखते हैं। उनका चेहरों को पहचानना, रेंगना, चलना तथा बातें करना सभी सीखने की ही प्रक्रियाएं हैं। यदि वयस्क किसी नई भाषा को सीखना चाहे तो यह अत्यंत कठिन होता है, परंतु वही भाषा किसी बच्चे के लिए सीखना उतना ही सरल, क्योंकि वे सीखने की प्रक्रिया से भली भांति अवगत होते हैं। आवाजों को सुनना, उन्हें महसूस कर अन्य आवाजों का निर्माण करना तथा छोटे छोटे शब्दों को सुनकर व्याकरण के साथ नए वाक्य बनाना सभी इनमें शामिल है। परंतु यही सब क्रियाएं समय के साथ साथ जटिल बन जाती है। हम उन्हें नई भाषा नहीं सिखाते हैं, बल्कि सीखने के लिए एक ऐसा प्राकृतिक वातावरण देते हैं जिससे कि वे मनोरंजक ढंग से कुछ नया सीख सके। हम इसे एक प्राकृतिक एवं क्रमागत विकास की प्रक्रिया कह सकते हैं। जी हाँ, यह सच है। विकास क्षमता जन्म से ही होती है। सीखने की योग्यता जन्म से ही होती है। क्या ये आसान है? नहीं, यह काफी मुश्किल है। बच्चा हमेशा कुछ न कुछ सीखने में व्यस्त रहता है। वह गलतियां करता है और उन गलतियों से सीखते हुए उन्हें सुधारता भी है। वह हमेशा अभ्यासरत रहता है। उदाहरण के लिए, जब बच्चा चलना सीखता है तो वह पहले खड़े होने का प्रयास करता है और गिर जाता है, फिर उठता है और फिर चलने की कोशिश में एक कदम बढ़ाता है, फिर 2, फिर 3। इसी तरह वह चलना सीखता है। इससे यह साबित होता है कि अभ्यास करने के अलावा सीखने का कोई सरल उपाय नहीं होता है। एक और उदाहरण में एक बच्चा प्रतिदिन तकरीबन 6 घंटे चलता है, जो औसतन 9000 कदम यानी कि 29 फुटबॉल के मैदान की चौड़ाई के बराबर होती है, जो आसान नहीं है। यह उपलब्धि उसे कदम दर कदम से मिलती है। विवेकानंद स्वामी ने हमें बहुत पहले ही बताया था कि बच्चे अपने आप सीखने तथा शिक्षित होने में सक्षम होते हैं। हमें जिज्ञासा को हथियार बनाते हुए अपनी इंद्रियों के माध्यम से सीखने के नए आयामों को छूने का प्रयास करना चाहिए। बच्चे हमेशा खेल खेल में सीखना पसंद करते हैं, अतः उन्हें ऐसा माहौल सीखने के लिए प्रेरित करता है, क्योंकि खेल खेल में सीखने पर ही तन, मन और मस्तिष्क का एक साथ इस्तेमाल होता है। सुशीलता। यहाँ हम केवल बेहद उत्सुकता एवं मनोरंजन पूर्ण सीखने की सिफारिश नहीं कर रहे हैं, बल्कि सुशीलता एवं सामाजिकता की भी कवायद कर रहे हैं। बच्चों में सीखने और सिखाने के लिए एक दूसरे की मदद करने की भावना को प्रबल करते हुए उन्हें सामाजिकता से जोड़ना हमारा उद्देश्य है, ताकि वे एक दूसरे से अपने ज्ञान व अनुभव को बांट सके। बड़ों की अपेक्षा बच्चों में सीखने की क्षमता अधिक होती है, जिसके परिणाम स्वरूप उसे अच्छी तरह से प्रशिक्षित किया जाए तो बच्चा स्कूल जाने के पहले ही बहुत कुछ सीख सकता है। सीखना एक स्वाभाविक क्रिया है। बच्चे स्वाभाविक रूप से कुछ चीजें स्वतः सीख लेते हैं, यानी जैसे समय के अनुरूप शारीरिक विकास स्वतः होता है, वैसे ही मानसिक विकास में कुछ चीजों का सीखना भी स्वतः होता है।
Look at the one that made it, watching all the other ones. Oh! Look at that. Oh my god. Oh, they're trying so hard. Should we help them? No! Look, they're giving up. That mom better come down the stairs. They'll figure it out. Look. Oh! It's like a video game. Yeah, it's so cute. They're gonna get scared. I feel like being far away is better. I get a view of all of them. Oh, they're doing it. Look at them. Some of them. I guess she's just gonna leave them. Oh, the lad. There we go. यह माँ बतख हमें कार्य को सुकर बनाने की सीख देती है। वह अपने बच्चों को सीढ़ियाँ चढ़ना नहीं सिखाती, बल्कि हर बतख को चढ़ने के लिए आत्मविश्वास दिलाती है। शिक्षा जो हर बच्चे के काम आए, साथ ही ऐसी शिक्षा जो बच्चे के संपूर्ण विकास में उसका साथ दे। हर बच्चे की सीखने की अपनी अलग अलग क्षमता होती है, तो ऐसे में शिक्षक को चाहिए कि वह हर बच्चे को उसके अपने ही क्षमताओं के अनुसार शिक्षित करे। छात्र केंद्रित शिक्षा में अध्यापन केवल छात्रों की शिक्षा को सुकर करना है। शिक्षक छात्रों को पारंपरिक शिक्षण प्रणाली के स्थान पर मात्र मार्गदर्शन एवं सलाह देते हैं। शिक्षक छात्रों को उनकी क्षमता एवं रुचि के आधार पर सीखने का अवसर प्रदान करते हैं। शिक्षकों की जटिल अवधारणाओं को भी अभ्यासगत क्षमताओं में बदलना चाहिए, जिससे कि छात्र बिना किसी परेशानी के उन्हें सीख सके। ऐसी शिक्षा में चीजों को समझने अर्थात अर्थ निर्माण के ऊपर विशेष बल दिया जाना चाहिए। बच्चों को चर्चाओं के माध्यम से अपनी बात कहने और ज्ञान निर्माण की प्रक्रिया में भागीदारी का मौका मिलेगा। इस नजरिए से संचालित होने वाली कक्षाओं में गतिविधियों और विषय वस्तु में एक विविधता होगी। शिक्षक के नजरिए में लचीलापन होगा। वे हर बच्चे को साथ साथ सीखने के अतिरिक्त खुद के प्रयास से भी सीखने का पर्याप्त मौका देंगे, ताकि बच्चों का आत्मविश्वास बढ़े। ऐसा देखा गया है कि जब अभ्यास कार्य बच्चों के स्तर के अनुरूप स्वीकार्य चुनौती युक्त होता है, तो बच्चे रुचि के साथ उसमें एंगेज होते हैं। सीखने के लिए विविध अभ्यास उतना ही जरूरी है जितना शरीर को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए विविध तरह के व्यायाम। अभ्यास का संबंध सीखने से है और सीखने का संबंध रुचि से है। रुचि का संबंध विविधता से भी है। विविधता का संबंध जगत से जुड़ा है, जगत का संबंध जीवन से है और जीवन का संबंध सीखने से जुड़ा है। अभ्यास बहुत हद तक आनंद से भी जुड़ा है। शिक्षक को चाहिए कि कक्षाओं में एक ऐसा वातावरण तैयार करे जिससे कि जो छात्र है वह किसी भी चीज को सीखने में अपनी रुचि और दिलचस्पी को दिखाए, क्योंकि ऐसी शिक्षा जहां पर छात्रों की दिलचस्पी या फिर रुचि ना हो, ये शिक्षा कोई मायने नहीं रखती है, क्योंकि सीखने के लिए रुचि का होना बहुत ही जरूरी है।
सो एक दूसरे की सहायता करके या फिर छात्र एक दूसरे के साथ अपने ज्ञान को बांटकर नए चीजों को सीखने में सफल हो सकते हैं। छात्रों के स्मृति परीक्षण के स्थान पर उनकी सोचने समझने की क्षमता का मूल्यांकन होना चाहिए। मूल्यांकन के माध्यम से हमें छात्रों को बताना चाहिए कि वे क्या जानते हैं और वे क्या जान सकते हैं। ప్రైవేట్ పాఠశాలలన్నీ పేరెంట్ సెంటర్డ్, గవర్నమెంట్ పాఠశాలన్నీ టీచర్ సెంటర్డ్గా నడుస్తూ ఉన్నాయి. ఏ పాఠశాలలు చూసినా చైల్డ్ సెంటర్డ్ ఎడ్యుకేషన్ లేదు. సో ఈ చైల్డ్ సెంటర్డ్ ఎడ్యుకేషన్ని తీసుకురావడం ఈ వందే మాతరం అక్షరవనం యొక్క రీసెర్చ్. निजी पाठशालाएं माता पिता केंद्रित हैं, प्रभुत्व पाठशालाएं अध्यापक केंद्रित हैं, परंतु ऐसी कोई पाठशालाएं नहीं हैं जो विद्यार्थी केंद्रित हैं। अक्षरवनम अनुसंधान का लक्ष्य है विद्यार्थी केंद्रित शिक्षा को पाठशालाओं में स्थापित करना, छात्रों को सही प्रकार से शिक्षण देना एवं विचार की आदत डालना। हर विद्यार्थी की क्षमता स्तर विभिन्न होती है। अनुसंधान ऐसे कार्यक्रमों की योजना बना रहा है जो हर विद्यार्थी को अपनी क्षमता एवं गति से सीखने का मौका देती है। जब विद्यार्थियों को सीखने का अवसर प्राप्त होता है तो वो सीखने के आनंद का अनुभूत करते हैं। ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन करना जो विद्यार्थियों को संदर्भ केंद्रित शिक्षा प्रदान करती है। निसंदेह एक विद्यार्थी उच्चतम शिक्षा तब प्राप्त करता है जब अध्यापक उसकी क्षमता अनुसार विद्या प्रदान करता है, परंतु खेदजनक परिस्थितियों के चलते हर विद्यार्थी को उसके स्तर अनुसार शिक्षण प्राप्त नहीं हो पाता है। एक 40 मिनट की अवधि में शिक्षक 1 मिनट से भी कम समय हर विद्यार्थी के संग व्यतीत कर पाता है। ऐसी परिस्थितियों में विद्यार्थी अधिकतम पाठ्यक्रम को अपनी क्षमता अनुसार नहीं समझ पाता है। इस समस्या को सुलझाने के लिए अगर हम हर विद्यार्थी को बिना किसी अध्यापक के अपनी क्षमता एवं परिस्थिति अनुसार अध्ययन का अवसर प्रदान कर सकें तो बहुत सकारात्मक परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। अगर विद्यार्थियों में सीखने की इच्छा एवं जिज्ञासा पैदा करी जाए तो वो हर स्रोत से ज्ञान प्राप्त करने की चेष्टा करने लगेंगे। अतः अक्षरवनम स्वशिक्षा के अवसरों पर बल देती है। 2001 में SPR विद्यालय मिर्यालगुड़ा का उद्घाटन 39 विद्यार्थियों के साथ किया गया था। तब से हमारा अनुसंधान शिक्षा प्राप्ति की विधि को रोचक बनाने के माध्यमों पर केंद्रित है। शिक्षण प्रक्रिया को रोचक बनाने के लिए हमारे अनुसंधान ने पिछले 14 वर्षों में अनेक प्रयोग करे हैं। इन 14 वर्षों के अनुभव एवं SPR विद्यालय में चल रहे कार्यक्रमों के पश्चात हम एक ऐसी कार्यप्रणाली का आविष्कार करना चाहते थे जो अधिक संख्या में प्रभुत्व पाठशालाओं के विद्यार्थियों तक यह कार्यक्रम पहुंचा सके। इसी संदर्भ में मैंने जून 2015 में काल्वकुर्ती का दौरा किया और अक्षरवनम में अनुसंधान प्रारंभ किया, जहां SPR पाठशाला एवं प्रभुत्व पाठशालाओं से हमें इस कार्यप्रणाली को बनाने के लिए सहयोग मिला। వాడికి లెర్నింగ్ పట్ల ఇంట్రెస్ట్ పోతుంది కాబట్టి దానికోసం అంటే పిల్లవాడి స్థాయికి టీచర్ వచ్చి పాఠం చెప్పాల్సినటువంటి అవసరం లేకుండా ఏ రకమైనటువంటి ప్రోగ్రామ్ ఉంటే పిల్లవాడు తన స్థాయిలో తన వేగానికి తగ్గట్టుగా వాడు నేర్చుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుందో కేవలం టీచర్ నేర్పడం కాదు, నేర్చుకోవాలి అనేటువంటి తపన ఆరాటము వాడికి క్రియేట్ అయితే ఎవరి నుంచైనా నేర్చుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది। కాబట్టి అలాంటి అవకాశాన్ని క్రియేట్ చేయడం ఈ యొక్క రీసెర్చ్ యొక్క ఆబ్జెక్టివ్। सीखने के वातावरण में सहपाठियों के समूह मौजूद हैं। 30-40 विद्यार्थियों को एक समूह में डाला जाएगा। हर समूह में अलग स्तरों के विद्यार्थी होंगे। वे आधारभूत परीक्षा के आधार पर चुने जाएंगे। एक प्रशिक्षित फैसिलिटेटर यानी सुकर बनाने वाले को प्रति समूह में रखा जाएगा।
फैसिलिटेटर समूह के लीडर को चुनता है और उसका मार्गदर्शन करता है। समूह का लीडर उस समूह को 3-4 छात्रों के उप समूहों में बांटता है और प्रश्नों की चर्चा करने का मौका देता है। यहाँ ऐसी कोई जरूरत नहीं है कि कोई छात्र किसी एक समूह में ही बैठे। छात्र उसी समूह में बैठ सकता है जहाँ वो चाहे। एक समूह में हर विद्यार्थी अपनी ही कार्यपत्रक का अभ्यास करता है। यदि किसी विद्यार्थी में कोई संदेह उठी और उप समूह में कोई भी उस संदेह का हल नहीं कर पाया तो वे दूसरे उप समूहों के छात्रों से संपर्क कर सकेंगे। यदि एक समूह के सारे उप समूहों में संदेह का समाधान नहीं मिला तो समूह का लीडर दूसरे समूह से संपर्क कर सकता है। यदि सेंटर के सारे समूहों में भी संदेह का समाधान नहीं मिला तब छात्र अध्यापक के पास जा सकते हैं। अध्यापक पहले यह समझने की कोशिश करेंगे कि छात्रों ने कहाँ तक उस प्रश्न को समझ लिया है। उसके आधार पर अध्यापक उन्हें सुझाव देंगे। अध्यापक उन्हें सीधा उत्तर नहीं बताएंगे और न ही उन्हें उत्तर प्राप्त करने का मार्ग बताएंगे। वे सिर्फ उनका मार्गदर्शन करेंगे और उनकी विचार प्रक्रिया की समस्याओं का हल करने की कोशिश करेंगे। फैसिलिटेटर ये सुनिश्चित करेगा कि समूह के सारे छात्रों के पास सभी कार्यपत्रिकाएं, पुस्तकें, अखबारें आदि हैं। वो इस पर भी ध्यान देगा कि कोई भी छात्र को सीखने में दिक्कत न आए। ये एक आजाद वातावरण है और बच्चों पर दबाव नहीं डाला जाता कि ये करो वो करो। अध्यापक और फैसिलिटेटर दोनों छात्रों पर कुछ खास प्रश्न करने का दबाव नहीं डालते। छात्र सुचारू रूप से सीखने लगते हैं और उसका रस लेना शुरू करते हैं। उन्हें सीखना कोई मजबूरी नहीं महसूस होती, बल्कि वे खुशी से सीखने लगते हैं। एक समूह में अनेक स्तरों के विद्यार्थी मौजूद होंगे। जब इन्हें खुल के सोचने और चर्चा करने का मौका मिलता है, तब वे अभिव्यक्ति व अध्यापन सीख लेते हैं। वे संचार व अध्यापन सहज रूप से सीख लेते हैं, बिना किसी शिक्षण के। ऐसी वातावरण में वे अपनी सहपाठियों से अनेक गुण सीख लेते हैं और सहभागी होना सीख लेते हैं। फैसिलिटेटर छात्रों को परीक्षा का प्रबंध करना, उसका मूल्यांकन करना और परिणाम को कार्ड में भरना आदि करने का मौका देता है। ये प्रति सप्ताह होता है। इससे छात्र छोटे प्रसंगों का आयोजन करना सीख लेते हैं। वे ये भी देख सकते हैं कि एक कार्यक्रम का आयोजन कैसे किया जाता है। उन्हें कामकाज का मतलब समझ में आता है। एक और बात यह है कि हर छात्र को प्रयास करके अपने ही विचार प्रक्रिया के आधार पर काम करनी पड़ेगी, क्योंकि परीक्षा हॉल में पास बैठने वाले छात्रों को एक ही प्रश्न पत्रक नहीं मिलेगी और न ही अभ्यास के समय एक समूह के छात्रों को एक ही कार्यपत्रक मिलेगी। सभी को अलग पत्रक मिलेंगे। जब छात्र स्वयं अभ्यास व अनुभव करना शुरू करते हैं तो उनका आत्मविश्वास व स्वाभिमान बढ़ेंगे। छात्रों में कपटपूर्ण विचार जैसे कॉपी करना नहीं आएंगे। वे सहज रूप से नेक और ईमानदार बन जाते हैं। वे खुशी से अभ्यास करेंगे और परीक्षा लिखेंगे। वे मजा लेते हुए नए कौशल को चर्चा करते हुए सीख लेते हैं। वे अनेक कौशल बिना किसी बोध के सीख लेते हैं। ये MLA प्रश्न पत्रक है। इसमें 50 कौशल की परीक्षा किया जा रहा है। हर कौशल के लिए एक प्रश्न दिया गया है, यानी पूरे 50 प्रश्न हैं। MLA प्रश्न पत्रक व उत्तर पत्रक में प्रश्न संख्या मैच होनी चाहिए। छात्रों को यह बताना है कि परीक्षा संख्या यानी टेस्ट नंबर को उत्तर पत्रिका में डालें। उदाहरण के लिए हम कौशल 1 यानी कंपैरिजन या तुलना के कार्यपत्रक को देखेंगे। इस कौशल के लिए 3 कार्यपत्रक हैं, A, B, C। यहाँ हम कार्यपत्रक A को देख रहे हैं। ये B है और ये C है। इसी प्रकार सारे 50 कौशल के लिए 3-3 कार्यपत्रक बनाए जाएंगे। यहाँ हमें जो दिखाई दे रही है वो MLA कार्ड है। इसमें 50 गणित कौशल क्रमिक रूप से सूचीबद्ध किए गए हैं। इनमें कुछ कौशल हैं विभाजन, जोड़ना, घटाना आदि। कौशल को उसके कठिनाई के अनुसार वेटेज दी गई है। ऊपर परीक्षा के तारीख लिखे गए हैं।
परीक्षा के बाद विद्यार्थी स्वयं इस कार्ड को भरते हैं। कार्ड को कुछ इस प्रकार भरते हैं। अगर किसी कौशल से संबंधित प्रश्न को सही उत्तर दिया गया तो उस कौशल की पंक्ति में उसकी वेटेज के पूरे अंक दिए जाएंगे। यदि उत्तर गलत है तो 0 दिया जाएगा। अगर प्रश्न को उत्तर ही नहीं दिया तो उस पंक्ति में डैश लगाया जाएगा। परीक्षा के तारीख के कॉलम में ये नंबर दिए जाएंगे। प्रश्नों की संख्या 50 है और परीक्षा के पूरे श्रेय 100 अंक है। ये कॉलम में सही उत्तरों की गिनती देते हैं और ये कॉलम में प्राप्त किए गए श्रेय लिखते हैं। MLA कार्ड भरने के बाद विद्यार्थी अपने उत्तर पत्र व MLA कार्ड दोनों को फैसिलिटेटर के पास लेके जाते हैं। ये कविता की MLA कार्ड है। सबसे पहले वाली परीक्षा में कविता ने केवल 11 कौशल के प्रश्नों को सही उत्तर दिया। 5 महीने बाद कविता के कौशल का विकास हुआ और उसने 34 कौशल के प्रश्नों को सही उत्तर दिया। कविता को निरंतर पिछली 3 परीक्षाओं में 34 कौशल नहीं प्राप्त हुए। इससे हमें पता चलता है कि कविता उन 34 कौशल से अभी भी पूरी तरह निष्कलंक नहीं है। अगर किसी विद्यार्थी को किसी भी कौशल में निरंतर संपूर्ण अंक मिलते आ रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि उस विद्यार्थी वो कौशल में माहिर हो चुका है। ये काव्या की MLA कार्ड है। उसने पहली परीक्षा में 9 कौशल सीख लिए और 5 महीने बाद 28 कौशल सीख लिए। पिछली 3 परीक्षाओं के अंक का एवरेज लिया गया तो हमें पता चलता है कि काव्या ने लगभग 29 कौशल सीख लिए। इस MLA कार्ड के द्वारा अध्यापक को विद्यार्थी की कमजोरी पता चल जाएगी और विद्यार्थी को भी यह पता चलेगा कि उसे कहाँ ज्यादा प्रयास करनी पड़ेगी। यहाँ हमें MNS कार्ड दिखाई दे रही है। ये MLA कार्ड से काफी मिलती जुलती है, परंतु यहाँ कौशल के जगह सूचीबद्ध रूप में कुछ नंबर दिए गए हैं और उस प्रश्न के उप प्रश्न उसी नंबर पर होंगे। MNS कार्ड में प्रश्न संख्या और प्रश्न पत्रक में प्रश्न संख्या 1 होनी चाहिए। उदाहरण के लिए प्रश्न 1 को देखिए। प्रश्न 1 में 3 और उप प्रश्न पूछे गए हैं, A, B, C, और ये तीनों प्रश्न नंबर 1 पर हैं। अब दूसरी प्रश्न को देखिए। इसमें भी 3 उप प्रश्न हैं और ये तीनों प्रश्न नंबर 10 पर हैं। ठीक इसी प्रकार सब 40 प्रश्नों में 3 उप सवाल दिए गए हैं जो किसी एक नंबर पर हैं। इस नंबर को कार्ड में दूसरी कॉलम में लिखा गया है जहां MLA कार्ड में कौशल लिखे गए हैं। अगर तीनों उप सवालों को सही उत्तर दिया गया तब उस प्रश्न में वेटेज के अनुसार पूरे अंक दिए जाएंगे। उदाहरण के लिए अगर चौथी प्रश्न के तीनों उप सवालों को सही उत्तर दिया गया तो उस पंक्ति में परीक्षा के तारीख के कॉलम में उसकी वेटेज यानी 1 अंक दिया जाएगा। उसी प्रकार प्रश्न 6 में तीनों उप सवालों को सही उत्तर देने पर उसके संबंधित पंक्ति व कॉलम में 2 अंक दिए जाएंगे। तीनों उप सवालों में यदि एक भी गलत उत्तर दिया गया उस प्रश्न में 0 दिया जाएगा। MNS प्रश्न पत्रक कुछ इस प्रकार दिखता है। हर समूह के लिए हम 50 MNS प्रश्न पत्रक देंगे। हम यह कोशिश करेंगे कि परीक्षा हॉल में पास बैठने वाले समूह के विद्यार्थियों को एक ही प्रश्न पत्रक न मिले। छात्रों को यह बताना चाहिए कि परीक्षा की संख्या यानी टेस्ट नंबर को उत्तर पत्रिका में डालें। अगर MNS परीक्षा में 1 नंबर पर प्रश्नों को ठीक से समाधान नहीं दे पाए तो अपने सहपाठियों से उसी नंबर पर और प्रश्न बनवाकर प्रयास कर सकते हैं। ये MNS ग्रुप कार्ड है। हर समूह के लीडर को इसे भरना पड़ेगा। इसमें समूह के सारे छात्रों के नाम और उनके द्वारा प्रति परीक्षा में प्राप्त किए गए कौशल की संख्या लिखा जाएगा। लीडर को बताना है कि समूह का कुल और एवरेज निकालें। हर सहपाठियों के समूह में एक फैसिलिटेटर यानी सुकर बनाने वाले की आवश्यकता है। फैसिलिटेटर को महाप्रशिक्षित होने की जरूरत ही नहीं है। एक फैसिलिटेटर को एक भला मित्रवत आदमी होनी चाहिए जो छात्रों के संग मजा ले सके। वह टीचर की सहायता करता है और छात्रों को प्रोत्साहित करता है। एक फैसिलिटेटर का महत्वपूर्ण भूमिका है। हर 200 छात्रों के लिए एक अध्यापक को रखा जाएगा। एक अध्यापक को महामनस्क होना चाहिए।
अध्यापक का काम है सीखने के वातावरण को सुकर बनाना। अध्यापक एक ज्येष्ठ और विचारशील सीखने वाला होना चाहिए। छात्रों की अभ्यास देखकर अध्यापक को यह समझ में आएगा कि किस शिक्षण शास्त्र को अपनाना चाहिए। जब पूरा अभ्यास छात्रों द्वारा की जाएगी, अध्यापक को यह समझने का अवसर मिलेगा कि हर विद्यार्थी किस प्रकार सीख रहा है, कहाँ उसे दिक्कत हो रही है और उसे किस प्रकार के सामग्री व कार्यपत्रक देनी चाहिए। अध्यापक को हर विद्यार्थी पर ध्यान देने के लिए बहुत समय मिलेगा। अध्यापक केवल छात्रों का मार्गदर्शन करता है और उन्हें सुझाव देता है, छात्रों के दिक्कत को दूर करने का प्रयास करता है। నాగయ్య అండి, నేను ఇక్కడ ఈ వందే మాతరం ఫౌండేషన్లో ఇక్కడ కల్వకుర్తిలో ఉన్నటువంటి ఈ 7 రెసిడెన్షియల్ హాస్టల్స్లో ఈ ఎంఎన్ఎస్ ప్రోగ్రామ్కు మొత్తం కోఆర్డినేటర్గా పనిచేస్తాను। मैं नागैया हूँ। मैं एक अध्यापक एवं वीएमएफ समन्वयक हूँ। मैं काल्वकुर्ती में 6 वेलफेयर हॉस्टल्स में एमएनएस व एमएलए कार्यक्रमों का समन्वयक अधिकारी हूँ। यहाँ प्रति 30 विद्यार्थियों के लिए हम एक समन्वयक नियुक्त करते हैं। मैं प्रतिदिन सभी छात्रावासों का निरीक्षण कर वहाँ की सामग्री एवं प्रबंधन संबंधित विषयों पर चर्चा करता हूँ। हमारी शिक्षा का एक महत्वपूर्ण अंग है स्व अध्ययन। हमारी चेष्टा होती है कि विद्यार्थी अध्यापक के न्यूनतम हस्तक्षेप के साथ स्वयं ज्ञान अर्जित करें। अभ्यास के तौर पे विद्यार्थियों को अध्यापक प्रश्नों के उत्तर देने की बजाय उत्तर का दिशा ज्ञान प्रदान करते हैं एवं उन्हें स्वयं उत्तर प्राप्त करने के लिए प्रेरित करते हैं। हम 40 विद्यार्थियों के समूह को 3 से 4 छात्रों के समूह में विभाजित कर विभिन्न प्रश्नों पर चर्चा करने का अवसर देते हैं। प्रति समूह में हम एक अधिपति नियुक्त करते हैं जो पूरे समूह को संचालित करता है। इस प्रकार न केवल विद्यार्थी स्व अध्ययन सीखता है अपितु संचार एवं नेतृत्व करना भी सीखता है। हर विद्यार्थी को हम उसकी इच्छा अनुसार समूह नियुक्त करते हैं। उन्हें गणित के प्रश्नों के उत्तर बताने की बजाय उन्हें उन प्रश्नों का उत्तर स्वयं ढूंढने के लिए प्रेरित करते हैं। छात्र जब अपनी क्षमता अनुसार ज्ञान प्राप्त करेंगे तभी उन्हें ज्ञान प्राप्ति का आनंद आएगा। हम सेंटर्स में 2 घंटों के लिए इस कार्यक्रम को आयोजित करते हैं। इस कार्यक्रम के अंतर्गत हमने 40 कुशलताओं को आवृत करते हुए 120 प्रश्नों को विद्यार्थियों में अवतरित किया। उन्हें यह एमएनएस प्रश्न 10 मिनट में पूर्ण करने थे। पहले छात्रों में संदेह था कि क्या वह ये प्रश्न अनुबंधित समय में पूर्ण कर पाएंगे कि नहीं। फलस्वरूप पहले छात्रों ने प्रश्नों में रुचि नहीं दिखाई, परंतु समय के साथ उन्होंने इन पर चर्चा करनी शुरू की, जिसके फलस्वरूप उनमें विकास आ रहा है। इस विकास के कारण अब विद्यार्थियों ने प्रश्नों में रुचि लेना शुरू कर दिया है एवं 1 माह में ही अधिकांश छात्रों ने 120 प्रश्न केवल 4.5 मिनट में पूर्ण करना शुरू कर दिया है। इन एमएनएस कार्यक्रमों में भाग लेने वाले छात्रों की संख्या भी काफ़ी बढ़ गई है। इसके पश्चात हम गणित में 50 न्यूनतम सिद्धांतों को परिचित करेंगे। अगर एक विद्यार्थी इन 50 सिद्धांतों को अर्जित कर सके तो वह 10वीं कक्षा के गणित शास्त्र को भी सरलता से समझ पाएगा। वह गणित शास्त्र को तर्क से समझने का ज्ञान पाते हैं, यद्यपि वह उन 50 सिद्धांतों से संबंधित ना हो। 35 गणित कुशलताओं का ज्ञान प्राप्त है। इन छात्रों को शीघ्र ही न्यूनतम सिद्धांतों या एमएलए से परिचित करेंगे। वंदे मातरम से जुड़ने से पहले मैं एक जूनियर लेक्चरर था। मेरी शिक्षा पद्धति पुरानी शैली की थी, जहां प्रश्न बताकर उसके उत्तर को प्राप्त करने का ज्ञान प्रदान किया जाता था। यहां आने के पश्चात मुझे छात्रों को प्रश्नों के उत्तर स्वयं प्राप्त करने में सशक्त बनाने में आनंद प्राप्त होने लगा। यहाँ छात्र अपने आप प्रश्नों पर चर्चा करके सीखते हैं। इस शैली में छात्रों में काफी विकास आया है। वह छात्र जो शिक्षक से प्रश्न पूछने से डरते हैं, इस माध्यम की सहायता से अपने सहपाठियों से प्रश्न पूछकर स्पष्टीकरण ले लेते हैं और फलस्वरूप गणित शास्त्र में आत्मविश्वास अर्जित करते हैं। मुझे इस बात की अति प्रसन्नता है कि इस कार्यक्रम के कारण विद्यार्थियों में सीखने की इच्छा प्रबल होती जा रही है और वह इस अनुभव का आनंद उठा रहे हैं। ఈ ప్రోగ్రాంలో నేను ఇన్వాల్వ్ అవడం వల్ల నాకు కూడా చాలా సంతోషంగా ఉంది। ఎందుకంటే ఆ ప్రతి పిల్లగానికి బేసిక్ పర్ఫెక్ట్గా ఉంటే హైయర్ ఎడ్యుకేషన్లో కూడా వానికి వితౌట్ అంటే లెక్చరర్ కానీ ఎవరు లేకుండా కూడా డిఫరెంట్ ఆథర్స్ బుక్స్ చదివి అవగాహన చేసుకొని పై చదువులలో రాణించగలని నమ్మకం ఉంది।
విధానంలో మార్పులు తీసుకురావడానికి కేంద్ర స్థానంగా ఈ మన అక్షరవనం నిర్మించడానికి మీరంతా కంకణం కట్టుకున్నందుకు నేను మిమ్మల్ని అందరినీ అభినందిస్తున్నాను. ఎందుకంటే మార్పు అన్నది ఎక్కడో మొదలవ్వాలి అని మీరంతా నిర్ణయించుకున్నారు. కానీ ప్రభుత్వ బడిలో ఉన్న పిల్లల్లో ఉన్న టాలెంట్ని, వాళ్ళలో ఉన్న శక్తి సామర్థ్యాలను గమనించి వందే మాతరం ఫౌండేషన్ వాళ్ళు ఈ పిల్లల్ని మనం చాకుల్లాగా తయారు చేయాలి అన్న ఉద్దేశంతో ఒక నినాదంలాగా, ఒక ఉప్పెన్లాగా తీసుకొచ్చిన ఈ మూమెంటు అలా కొనసాగుతూనే ఉంది. కాబట్టి వీళ్ళతో కలిసినప్పుడు నాకు కూడా ఒక అనుభూతి కలిగింది అనమాట. ఏ స్వార్థం లేకుండా మనం కేవలం పిల్లల భవిష్యత్తు కోసం, వాళ్ళ విద్యా విధానాల్లో మార్పులు తీసుకురావడం కోసం పనిచేస్తున్న ఒక స్వచ్ఛమైన సంస్థ అన్న అభిప్రాయం కలిగినప్పుడు అప్పటి నుంచి వీళ్ళతో ఎంతో దగ్గరగా పనిచేయడం మొదలుపెట్టడం జరిగింది. చుక్క రామయ్య గారిని కూడా కలవడం జరిగింది. ఎప్పుడు కలిసినా కూడా ఒకే రవీంద్ర గారు కానీ, మాధవ్ గారు కానీ, శ్రీపతి గారు కానీ వీళ్ళ ఆలోచనలో ఎప్పుడూ ఆలోచించండి, విద్య పడుకునేటప్పుడు ఒకసారి సీసీటీవీలు కానీ రికార్డింగ్ పెట్టాలని నాకు ఉంది మీ అందరి మీద. ఆ నిద్రలో కూడా దాని గురించే మీరు ఆలోచిస్తుంటారు, దాన్నే కలవరిస్తుంటారని అనిపిస్తుంది నాకు. అటువంటి కమిట్మెంట్ ఉన్న మనుషులు ఈరోజు ఇక్కడ కలిసామన్నమాట. మనమంతా ఏ విధంగా ఈ పిల్లల్లో ఆ బేసిక్ ఎబిలిటీస్ మార్చాలన్న తపన, దానికి ఒక సైంటిఫిక్ పద్ధతిలో తయారు చేస్తున్న వర్క్ షీట్స్ ఇవన్నీ కూడా చూశాను నేను. ఎంతో వెరీ వెరీ ఇంప్రెసివ్. ప్రతి విద్యార్థిలో ఉన్న ఎబిలిటీస్ వాటిని పెంచి వాడిని ఒక స్థాయిని తీసుకొచ్చే దీనికి చూస్తున్నాం. అదేవిధంగా ఒక విషయాన్ని ఇంకొక విద్యార్థికి చెప్పాలంటే ఎంతో తపన కావాలి, ఎన్నో ఉదాహరణలు వెతకాలి. ఒక గంట చదువు చెప్పాలంటే 4 గంటలు నేను పని చేయాలి. కాబట్టి ఏమవుతుందంటే ఈ పిల్లవాడిలో ఆ ఫౌండేషన్ అన్నది చాలా గట్టిగా పడిపోతుంది అనమాట. ఫౌండేషన్ ఎప్పుడైతే కాన్సెప్ట్స్ బ్రహ్మాండంగా మీరు అర్థం చేసుకున్నారో ఆ తర్వాత ఎటువంటి ప్రశ్ననైనా మనం ఖచ్చితంగా ఎదుర్కోవచ్చు. అదే ఇక్కడ జరుగుతుంది అనమాట. బేసిక్గా వాళ్లకు ఎబిలిటీస్, వాళ్ళకున్న కాన్సెప్ట్స్ మీరు వాళ్ళని తయారు చేస్తున్నారు అనమాట. కాబట్టి ఈ విధమైన విద్యా విధానంలో మనం తీసుకెళ్ళగలిగితే శ్రీపతి గారు చెప్పినట్టు మనం ఒక స్థాయికి విద్యార్థులను తీసుకురావచ్చు. కాబట్టి ఇప్పుడు ఇక్కడ జరుగుతున్న యజ్ఞం ఏంటంటే వాడిని సాక్షరుణ్ణి చేయడంగా చేసి దానితో పాటు వాడిని విద్యావంతుడిగా చేయడం. మరి వివేకానందుల వారు అంటే ఎవరు? విద్యావంతులు. కలాం గారు అంటే ఎవరు? విద్యావంతులు. కాబట్టి మన బాధ్యత ఏంటంటే సమాజంలో మన విద్యా విధానం ద్వారా విద్యావంతులను మనం సమాజానికి ఇవ్వగలగాలి. అది మన మూల ఉద్దేశం. అది ఇక్కడ జరుగుతుంది. కాబట్టి ఈరోజు ఇక్కడ వచ్చి మీ అందరితో కలవడం ఎంతో, ఎందుకంటే ఏ విధమైన విద్యా విధానాన్ని మనం కోరుకుంటున్నామో, ఎటువంటి విద్యావంతుల్ని మనం సమాజానికి ఇవ్వాలనుకుంటున్నామో వాటి రూపకల్పన ఇక్కడ జరుగుతుంది అనమాట. అందులో మీరు కూడా మీ వంతు సహకారంగా ఈరోజు మీరంతా పనిచేస్తున్నారు. కాబట్టి అటువంటి విద్యావంతులను మనం సమాజంలో ప్రవేశపెడితే ఖచ్చితంగా భారతదేశం యొక్క పూర్వ వైభవాన్ని మనం తీసుకురావచ్చు. మన వాళ్ళు ఎక్కడో వెళ్లాల్సిన అవసరం లేదు, బయట వాళ్ళు ఇక్కడికి వచ్చి చదువుకోవాలి. ఆ విధంగా మన విద్యా విధానాన్ని మనం మార్చుకోగలం. तेलंगाना राज्य के महबूबनगर जिले के कल्वकुर्ती गांव के सरकारी विद्यालय के 100 छात्रों के एक समूह से उन्होंने अपना शोध शुरू किया। श्रीपति रेड्डी ने गणित के मूलभूत 50 प्रश्नों वाला एक प्रश्न पत्र तैयार किया, जिसमें उन्होंने गणित से संबंधित जोड़, घटाव, गुणन, दशमलव संख्याएं, अंशों एवं विभाजन संबंधित प्रश्नों को भी शामिल किया। इन 100 छात्रों को 30-30 छात्रों के समूह में विभाजित कर सभी प्रश्न पत्रों को बांट दिया गया और उनसे इन प्रश्नों पर प्रतिदिन 2 घंटे तक कार्य करने को कहा गया। प्रयोग के पूर्व सभी 100 विद्यार्थियों को 6 मुख्य क्षमताओं को लेकर औसतन स्तर पर 50 क्षमताओं के अर्थ बताए गए। इस प्रयोग के माध्यम से पाया गया कि बिना किसी ब्लैक बोर्ड एवं शिक्षक की सहायता के ही मात्र 5 महीनों की अल्पावधि में छात्रों की सीखने की क्षमता में औसतन 24 अंकों की बढ़त हुई। शोध के दौरान छात्रों को दबाव मुक्त व तनाव मुक्त वातावरण दिया गया, जिसके कारण बच्चे एक दूसरे की सहायता से सीखने पर ज्यादा दिलचस्पी ले रहे थे। इसके पश्चात कुछ इसी तरह का शोध तेलंगाना राज्य के अन्य क्षेत्रों में लगभग 1000 बच्चों के साथ किया गया। परिणाम स्वरूप बिना किसी डर के छात्रों ने सीखने की खुशी, कुछ हासिल करने का आनंद, स्वयं का मूल्यांकन एवं स्वयं से सीखने का अनुभव प्राप्त किया। उन्होंने खुद में
बेझिझक सवाल करने, अपनी सोच को दूसरे के साथ बांटने व सिखाने की आजादी को महसूस किया। सभी बच्चे खुद में आए बदलाव से बहुत ही खुश थे। ఏదైతే విద్యాబుద్ధులు ఏదైతే మనకు స్కూల్స్ ద్వారా లేకపోతే ఎడ్యుకేషన్ ద్వారా వస్తున్నాయో దాని ప్రమాణాలు పెంచడానికి, దాని క్వాలిటీ పరంగా ఎడ్యుకేషన్ ని వాల్యుబుల్ ఎథిక్స్ తోటి పెంపొందించడానికి ఒక సెంటర్ ఆఫ్ ఎకడమిక్ ఎక్సలెన్స్ ఉంటే బాగుంటుంది అని చెప్పి వందే మాతరం ఫౌండేషన్ ఇది ఒక మంచి కార్యక్రమము ఈ రోజు నుండి యాక్చువల్లీ సెంటర్ ని స్టార్ట్ చేసి పునాది వేసింది. అయితే పెద్దలు చెప్పారు ఇది ఒకటి మన రాష్ట్రానికే కాదు మన దేశానికి కూడా ఒక బీజం లాగా అవ్వాలని చెప్పి. మహబూబ్ నగర్ జిల్లాలో పోయిన 3 సంవత్సరాల్లో మనము రిజల్ట్స్ చూస్తుంటే, ఎడ్యుకేషన్ రిజల్ట్స్ చూస్తుంటే 1,28,000 మంది విద్యార్థులు ఎస్ఎస్సి పాస్ అయ్యారు. 1,28,000 మంది ఎస్ఎస్సి పాస్ అయితే ఇంటర్మీడియట్ పాస్ అయిన సంఖ్య 45,000 మాత్రమే. అంటే 166% మనము ఉన్నత విద్యకి పోవట్లేదు స్కూల్ తర్వాత. అలాగే ఇంటర్మీడియట్ నుంచి డిగ్రీ ఎంతమంది పాస్ అయ్యారు అన్నది లెక్కలు తెలిస్తే 50%. ఇది నేను ఎక్కడి నుంచి కూడా ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకోలేదు, మన కాలేజెస్ మన స్కూల్స్ లో నుండి తీసుకుంటే 50% ఇంటర్మీడియట్ తర్వాత ఫర్దర్ స్టడీస్ చేయట్లేదు. అయితే ఈ 12,000 ఏదైతే మిగిలిపోయారో వాళ్ళలో పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ ఎంతమంది చేశారంటే 560 మంది మాత్రమే. అంటే ఇటువంటి పరిస్థితి. దీంట్లో అర్థమైంది మనం ఏదైతే ఎడ్యుకేషనల్ సెంటర్స్ అనుకుంటున్నామో అది మనం ఎడ్యుకేషన్ ని నిలబెట్టుకోలేకపోతున్నాము. అంటే ప్రజలు ఎడ్యుకేషన్ లో ఉన్న బలానికి కానివ్వండి, ఎడ్యుకేషన్ వల్ల వచ్చే లాభాలు కానివ్వండి, ఎడ్యుకేషన్ వల్ల వచ్చే అడ్వాంటేజ్ కానివ్వండి తెలుసుకోలేకపోవడం వల్లనే వాళ్ళు పిల్లల్ని డ్రాప్అవుట్ చేస్తున్నారు. అవునా? అంటే తప్పకుండా చదువుకుంటాము అని ఎప్పుడు అనిపిస్తుంది? స్కూల్స్ అన్ని కూడా బాగా చదువు చెప్పిన రోజే. అయితే ఇప్పుడున్న ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో స్కూల్స్ సెంటర్స్ ఆఫ్ జాయ్ఫుల్ లెర్నింగ్ లేదు. ఏదో నిరుత్సాహంతోటి రావడము అలాగే వెళ్ళిపోవడం, టీచర్స్ కానివ్వండి, స్కూల్స్ కానివ్వండి. కానీ అటువంటి స్కూల్స్ ఏవైతే మనకు చాలా అత్యవసరంగా మన డెవలప్మెంట్కి అవసరమో వాటిని ఇంప్రూవ్ చేయడానికి, క్వాలిటీ పరంగా వాటిని ఇంకా బాగా మెరుగు చేయడానికి రీసెర్చ్ ఎంతైనా అవసరం. అలాంటి మంచి రీసెర్చ్ చేసి హ్యూమన్ రిసోర్స్ డెవలప్మెంట్ సెంటర్గా వందే మాతరం ఫౌండేషన్ పూనుకొని చేయడం అన్నది చాలా చాలా అభినందనీయం. దానికి నేను యాక్చువల్లీ మన వందే మాతరం ఫౌండేషన్కి జోహార్లు తెలియజేస్తున్నాను. నా తరఫున మీరు ఒకసారి చప్పట్లు కొట్టాల పిల్లలందరూ కూడా.